अगली अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करेंगी, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या कोई और इशू हो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए होते हैं 16 to 24 वीक्स में ये टेस्ट होते हैं। इन्फेक्शन समटाइम्स दे कैन बी सो डेंजरस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है प्रेगनेंसी के हवाले से, लेकिन हमने पहले बात की थी बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी की। अब प्रेगनेंसी की एक मिडिल स्टेज भी होती है, वो क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तमाम बातें हम डॉक्टर हिना से जानेंगे। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ने सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कहते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी को, और सेकंड ट्राइमेस्टर ये मिडिल पार्ट होता है। ये होता है आपका 4th, 5th, 6th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। ये सबसे काम एंड क्वाइट ट्राइमेस्टर होता है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी होता है, और ये वो पीरियड होता है एक प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ का जिसको वो आराम से इंजॉय कर सकती है रिलैक्स होके, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। इस वक्त उनको डिलीवरी का भी इतना स्ट्रेस नहीं होता, ना ही अर्ली प्रेगनेंसी में जो खदशात होते हैं कुछ लोगों को, जो परेशानियां होती हैं उससे भी वो गुजर चुकी होती हैं, तो शी कैन एंजॉय दिस पीरियड ऑफ हर लाइफ। ठीक है, उसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंस ये होती है, सबसे पहली चीज़ ये होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में कि जो बेबी की जो डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की, वो कंप्लीट हो जाती है, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, फुली डेवलप हो जाता है। और अब जो है बेबी साइज़ में ग्रो करना शुरू कर देता है, यानी कि वेट बेबी का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक तो ये इम्पॉर्टेंस होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंस सेकंड ट्राइमेस्टर की ये होती है कि इसमें फीटल मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं, यानी कि बेबी की किकिंग मूवमेंट्स, किकिंग या वैसे भी बेबी जब मूव करता है अंदर सैक के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जब बेबी मूव करता है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स होती हैं जिसको हम फीटल मूवमेंट्स कहते हैं, वो फील होनी शुरू हो जाती हैं मदर को। तो दीज आर द 2 सिग्निफिकेंसेस ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो टाइम होता है वो गुजार के जब ये सेकंड इसमें आ जाती है स्टेज पे, तो वहाँ पर एक तो फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। मुझे ये बताएं, जिस तरह जो स्टार्ट होता है उसमें बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन हो रहा होता है, तो क्या इसमें भी ये सिलसिला जारी है? इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेबी ग्रो कर रहा होता है। जब बेबी ग्रो करता है यूट्रस जो है वो स्ट्रेच हो रहा होता है, और जब यूट्रस स्ट्रेच होता है तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है। जब वो प्रेशर डालता है तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन का होता है कि जी चक्कर बहुत आ रहे हैं, क्या वजह है? ज़्यादातर ये होता है कि जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें लोगों को ज़्यादा डिजीनेस फील होती है, और दैट इज़ ड्यू टू द मॉर्निंग सिकनेस और जो उनकी ओवरऑल हेल्थ होती है उसकी वजह से हो रहा होता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर किसी को कंटिन्यूसली चक्कर आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता। इट्स क्वाइट एन अनकॉमन कंडीशन कि सेकंड ट्राइमेस्टर में भी किसी को इस तरह से चक्कर आते रहे। एक तो ये होता है कि समटाइम्स वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रही होती हैं जो कि उसकी वजह से उनको डिजीनेस होती है, जैसे एंटी एलर्जिक्स होती हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से उनको नींद आती है, तो वो सो नहीं पा रही होती, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं। एक्चुअली वो चक्कर नहीं होते, वो उनको डिजीनेस फील हो रही होती है। सेकेंडली एक हार्मोन होता है बॉडी में HCG जिसको हम कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, उसका वो रेज होता है बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ HCG वही जो हार्मोन होता है उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं कुछ ख़वातीन को, बट इट्स नॉट अ वेरी कॉमन कंडीशन। अच्छा, एक कॉन्स्टिपेशन का सिलसिला भी रहता है, इसकी क्या वजह होती है? अच्छा, कुछ ख़वातीन को, वैसे भी कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले भी कॉन्स्टिपेशन का बड़ा इशू होता है, लेकिन कहते हैं प्रेगनेंसी पे जब आती हैं तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहने लगता है, क्या वजह होता है? यस, डेफिनेटली प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉन्स्टिपेशन होती है वंस अगेन वो उसी हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस हो रही होती है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो HCG होता है। उससे ये होता है कि जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है उनकी मूवमेंट, तो ऑब्वियसली फिर बाउल मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होता है, और इतना कंफर्टेबली जो है वो मूव आउट नहीं होते हैं बाउल्स, तो वो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है। देन सेकेंडली जब बेबी साइज़ में ग्रो कर रहा होता है तो यूट्रस का थोड़ा प्रेशर भी होता है गट के ऊपर, इंटेस्टिन्स के ऊपर, तो समटाइम्स दैट कैन बी अ इशू, लेकिन वो कोई इतना ह्यूज इशू नहीं है, मेनली इज़ ड्यू टू द हार्मोन्स।
और समटाइम्स उनकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी सही से नहीं पीती, डिहाइड्रेटेड होती हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। सही। कॉन्स्टिपेशन के लिए किया क्या जाए? कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करें। कुछ फीमेल्स में ये होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये होता है कि जिनको पहले से हेमोरॉइड्स, जिसको पाइल्स कहते हैं आम लैंग्वेज में, वो हो जाते हैं, तो वो भी उनको, या किसी को पहले से होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए एक तो वो सिट्स बाथ करें। सिट्स बाथ है सिंपल कि वो एक कोई टब ले लें जिसमें पानी भर लें, थोड़ा सा वार्म पानी भर लें और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करें। कुछ लोग डेटॉल्स डालते हैं, कुछ आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें डालते हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नो सोप्स रिक्वायर्ड, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, नो वजाइनल वॉशेस रिक्वायर्ड, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, कोई एंटीसेप्टिक, कोई डेटॉल्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर ले लें जो कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना फील हो आपको, एंड यू जस्ट सिट इन इट फॉर अ वाइल। आप दिन में 2 दफ़ा कर सकती हैं, 3, जितना आपके पास टाइम है और जितनी बार आप कंफर्टेबली कर सकती हैं आप वो करें। एक वो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। सेकेंडली ये है कि आप अपनी डाइट थोड़ा सा, सबसे पहले पानी की इंटेक आप जो है वो इंक्रीज़ करें, और आप हॉट ड्रिंक्स ले सकती हैं। अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब ये नहीं है कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लें। कोल्ड ड्रिंक्स से मेरा मतलब है कि यू कैन टेक कोल्ड वाटर, यू कैन टेक जूसेस ले सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप रूम जैसा आपको सूट करता है आप ले सकती हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर आप कम से कम यूज़ करेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ कर सकते, कम से कम यूज़ करेंगी तो इट्स गुड फॉर यू। अदरवाइज़ आप हॉट टी, हॉट कॉफ़ी, हॉट ड्रिंक्स लेंगी तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए। अगर फिर भी रिलीफ नहीं होती देन यू रश टू द डॉक्टर, या जो भी आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, आप उसमें ये मेंशन ज़रूर करें अपना इशू। और अगर बिल्कुल ही वो कंडीशन आपकी ऐसी है कि आप नहीं वेट कर सकती नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तक, तो यू कैन आइदर कॉल और मैसेज योर डॉक्टर अगर वो आपको अवेलेबल होती हैं। अदरवाइज़ इफ़ शी इज़ नॉट विद इन योर रीच तो फिर आप अपॉइंटमेंट लें और आप जाएं उनके पास और आप अपना मसला डिस्कस करें एंड गेट इट सॉर्टेड आउट। आप अगली अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करेंगी, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या कोई और इशू हो, गायनोकोलॉजिकल, मेडिकल या आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सही। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया हुआ है और ये है आयशा का। वो ये कह रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उनके गम से अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। गम से ब्लीडिंग है प्रेगनेंसी की वजह से तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती गम से ब्लीडिंग। अब उनको अगर गम से ब्लीडिंग हो रही है तो मे बी शी इज़ हैविंग सम डेंटल इन्फेक्शन या फिर कोई गम्स का कोई ऐसी कंडीशन है उनको जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही है, बट शी शुड नॉट इग्नोर दैट। उनको फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और जाके शी शुड गेट इट डन, क्योंकि अगर वो इग्नोर करेंगी तो ये डेंटल इन्फेक्शन समटाइम्स दे कैन बी सो डेंजरस कि ये आपका पास डाउन हो जाते हैं इन योर इंटेस्टाइन्स एंड गो डाउन एंड दे कैन इवन रिजल्ट इन मिसकैरेजेस। तो ये इतने डेंजरस हो जाते हैं, तो डोंट इग्नोर इट। इमीडिएटली आप डेंटिस्ट के पास जाएं और डेंटिस्ट को आप ये ज़रूर बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका कौन सा वीक या मंथ जो भी है जो कौन सा चल रहा है आपका प्रेगनेंसी का, और गेट योर सेल्फ ट्रीटेड ताकि वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन दें एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। और अपनी OBG के पास आप जब भी जाएँ तो डू मेंशन दैट कि आपने ये मेडिसिन खाई हैं और आपको ये इशू हो रहा था। डू नॉट इग्नोर इट कि डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद करेंगे, नहीं, डोंट डू दिस, क्योंकि वो टाइम से पहले प्रीमेच्योर लेबर में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। अच्छा, एक और सवाल है किंजा का। वो ये कहती है उनका 5 या 6 मंथ है और उनकी नोज़ बहुत ब्लॉक हो रही है। वेल, नोज़ ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी एलर्जिक, और जैसे जिसको कहते हैं कि मौसमी जो भी बीमारियां होती हैं, एलर्जिक हो सकता है तो उसके लिए वो सिंपल एंटी एलर्जिक लेकिन अपनी OBG से पूछ के लें, ओवर द काउंटर लेके नहीं लेंगी, ठीक है। उसके अलावा जो भी अगर उनको पहले से वो एजमेटिक हैं या उनको साइनोसाइटिस या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो वो भी एग्रेवेट हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी उनको पहले डिस्कस कर लेने चाहिए अपनी OBG से। उसूलन तो उनको प्रेगनेंसी से पहले कर लेने चाहिए थे, अगर उन्होंने नहीं किए तो उनको अपनी बुकिंग विजिट पे कर लेनी चाहिए अपने सारे इश्यूज़, और अगर अभी तक उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब वो फ़ौरन कर लें। और दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा कुछ बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, लेकिन ये होता है कि ये भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जिसकी फ्लक्चुएशन की वजह से या जिनके बढ़ने की वजह से स्टफीनेस ऑफ नोज़ हो रही होती है। नोज़ कंटिन्यूसली स्टफ रहता है कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन का टिल दे डिलीवर, तो
तो ये उसकी वजह से भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहे तो फिर उनको ये बात भी हो सकती है। लेकिन इसको रिलीव करने के लिए वो एक सिंपल एंटी एलर्जिक के अलावा या फिर कोई स्प्रे वगैरह, इफ़ इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर हर, तो शी कैन यूज़ दैट। अदरवाइज़ ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगी वो। सही। अच्छा, ये स्ट्रेच मार्क जो है वो क्या है और ये कौन से मंथ में ऐसा होता है कि ये स्ट्रेच मार्क आ जाता है? वेल, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ये बॉडी पे वहाँ पे आ रहे होते हैं जहाँ पे स्किन स्ट्रेच हो रही होती है। अब स्किन कहाँ से स्ट्रेच हो रही होती है? एब्डोमेन की तो सबसे ज़्यादा हो रही होती है। ओवरऑल बॉडी का वेट गेन हो रहा होता है और जो एब्डोमेन की स्किन होती है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन स्पेशली, तो वहाँ पे जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो ऑब्वियसली बेली जो है, जो प्रेगनेंसी बम्प है वो बाहर आता है। जब वो बाहर आना शुरू होता है तो स्किन स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि हम पता नहीं कौन सी विटामिन ई की क्रीम्स लगा लें या हम ये खा लें या वो खा लें तो उसकी वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ द बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम। कुछ भी लगाने से ऐसी कोई प्रिवेंशन नहीं होती स्ट्रेच मार्क्स की। स्ट्रेच मार्क्स तो बनेंगे। और इसके अलावा ब्रेस्ट पे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, कुछ पेशेंट्स के शोल्डर्स पे आ जाते हैं और थाइस पे आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स। तो दीज आर द कॉमन साइट्स फॉर द स्ट्रेच मार्क्स। तो ये है कि एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर परमानेंट। कहीं कुछ वो कम हो जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करने से, लेकिन नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कहती हैं अब इचिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है हम उस एरिया को खुजलाते हैं, और जब खुजलाते हैं तो क्या स्ट्रेच मार्क, जो घर की ख़वातीन है वो तो कहती हैं स्ट्रेच मार्क आते ही इसलिए क्योंकि आप उस जगह को खुजला देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इचिंग की वजह से स्ट्रेच मार्क्स नहीं आ सकते। वो स्किन के ऊपर कुछ मार्क्स थोड़ी देर के लिए जो टेम्प्रेरी तौर पे आ सकते हैं, अगर किसी के नेल्स शार्प हैं या उन्होंने ज़्यादा वहाँ पे खुजली कर दी, या फिर अगर कभी आपकी स्किन सेंसिटिव होती है और स्वेटी हो रही होती है तो वहाँ पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, वो आ सकते हैं और वो तो 100% ठीक हो जाते हैं। अच्छा। उसमें तो ये है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, आप डेली शॉवर लें या दिन में 2 दफ़ा जैसे आपको ज़रूरत है एज़ नीडेड आप वो लें। यू कैन यूज़ डिफरेंट, आई मीन टू कीप इट ड्राई, आप कुछ टैल्कम पाउडर्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, तो वो दैट विल कीप इट ड्राई। और बात है कि पेट और थाइस के दरमियान का एक एरिया होता है, वहाँ पर भी कुछ ख़वातीन कहती हैं पेन होता है, वो क्या होता है? एक्चुअली उस एरिया को हम ग्रॉइन कहते हैं। ग्रॉइन वो होता है जहाँ से आपका एब्डोमेन आपकी थाइस के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। वहाँ पे राउंड लिगामेंट होती है। राउंड लिगामेंट जो होती है वो यूट्रस के साथ अटैच्ड होती है, और जब यूट्रस एकदम साइज़ में ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो राउंड लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच होती है, क्योंकि वो यूट्रस को एडजस्ट करना होता है उसको। तो अक्सर उसके बड़े होने की वजह से खिंचाव आता है उसमें। जब वो खिंचाव आता है तो वो थोड़ी सी ट्विस्ट होती है, हिलती है, उसकी मूवमेंट, उसके अंदर जो मूवमेंट आती है उसकी वजह से शार्प सा पेन होता है उस जगह पे। सो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर अनबियरेबल हो रहा है, वैसे वो अनबियरेबल नहीं होता, होता है वो शार्प सा पेन, लेकिन वो हो के विदिन सेकंड्स ख़त्म हो जाता है और फिर बाद रहता नहीं है। हाँ, रहता नहीं है, लेकिन बार बार होता रहता है। अगर कोई बहुत अनकम्फर्टेबल है उसकी वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर अ प्रेगनेंट लेडी। अब इस स्टेज पे डॉक्टर के पास कितनी दफ़ा जाना होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी महीने में 1 दफ़ा जाना होता है, अनलेस और अनटिल आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको डॉक्टर बुलाएंगे, आपको जाना पड़े या आपको नीड लगे कि नहीं आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिर आप जा सकती हैं। अदरवाइज़ वही 1 मंथ आपको जाना होता है। और मज़ीद कोई टेस्ट वगैरह आप लोग लिखते हैं? जी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका OGTT का टेस्ट होता है। GST या OGTT ये होते हैं टेस्ट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए होते हैं। 16 to 24 वीक्स में ये टेस्ट होते हैं। उसमें ये होता है कि आपको ग्लूकोज दिया जाता है, फिर थोड़ी देर आपको वेट, आपका शुगर लेवल्स पहले देखते हैं, फिर ग्लूकोज देते हैं, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद दोबारा से शुगर लेवल्स आपके देखते हैं। ये तरीका होता है इसको, तो वो वहीं पे बिठा के आपको OGTT करते हैं। अगर उसमें आपकी किसी के वो ज़्यादा आ रहा होता है, जो उनकी जो हायर लिमिट में आ रही होती है अगर शुगर्स, तो फिर उसको हम फर्दर टेस्ट करवा के कंफर्म करते हैं कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है, उसको मतलब ये है कि डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ हुई है, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो वो रूल आउट करना ज़रूरी होती है। बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो डायबिटीज़ डेवलप कर जाती हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर।
सही। अब आखिरी सवाल ये, कोई स्पेशल मेडिसिन वगैरह इस स्टेज पे सजेस्ट करते हैं? इस स्टेज फर्स्ट तो हमने फॉलिक एसिड दी थी जब शुरू से, बल्कि प्रेग्नेंट होने से पहले से ही हम सजेस्ट करते हैं कि फॉलिक एसिड लेनी चाहिए हर खातून को। लेकिन अगर उन्होंने नहीं ली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर सकती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में हम ऐड करते हैं इनके लिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया, मॉर्निंग सिकनेस इतनी हो रही होती है कि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं ऐड करते। तो एक्चुअली इनको मेडिसिन मैं नहीं कहूँगी, मैं इनको सप्लीमेंट्स कहूँगी। दे आर द सप्लीमेंट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्स में हम कैल्शियम इंक्रीज़ करेंगे, विटामिन डी देंगे उनको, और फॉलिक एसिड को कट डाउन करके फिर हम आयरन सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन की कमी हो रही होती है, हर औरत में हो रही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और किसी में ज़्यादा हो रही होती है तो फिर उसका हम डोज उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और मेडिसिन वो पहले से लेती हैं तो डोज एडजस्ट करने की अगर ज़रूरत है तो करेंगे, वरना फिर वो जैसे पहले से ले रही हैं उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे उनकी सारी मेडिसिन। ये फूड सप्लीमेंट्स थोड़े से इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ मौजूद रही और हमेशा की तरह आज भी बहुत कहना चाहिए काम की बातें जो हैं वो डॉक्टर हिना ने हमारे साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये बहुत मुफीद होंगी। चलिए, इसके साथ ही हमारे व्लॉग का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो शिगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।